डोनाल्ड ट्रंप को गोलियों से मारने की कोशिश हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक रैली में थे जहां उन पर एक असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाई गई। ट्रंप मरते मरते बचे, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने अमेरिका का पॉलिटिकल माहौल कंप्लीटली बदल दिया। इलॉन मस्क ने ओपनली ट्विटर पर ट्रंप के लिए सपोर्ट जताया और वो अकेले नहीं है। इस साल अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और कैंपेनिंग बड़ी तेजी से हो रही है। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में ट्रंप बच तो गए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये एक्चुअली में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था या एक पॉलिटिकल स्टंट? चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। चलिए मैप्स में देखकर समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कहां हुआ। ट्रंप की रैली पेंसिल्वेनिया के बटलर नाम की एक जगह पर हो रही थी। ये वेन्यू कुछ ऐसा दिखता है। ट्रंप यहां खड़े थे और अपनी स्पीच दे रहे थे। उनके पीछे और आगे भी ऑडियंस थी और ट्रंप पर गोली यहां से चली। स्टेज के राइट साइड से कुछ 400 फीट की दूरी पर ये जो रूफटॉप्स हैं वहां से ट्रंप पर गोली किसने चलाई? क्या ये कोई टेररिस्ट था? FBI ने आइडेंटिफाई किया है कि गनमैन 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नाम का एक शख्स था। FBI का मानना है कि वो अकेले काम कर रहा था और उसका किसी भी टेरर आउटफिट से कोई भी लिंक नहीं पाया गया है। इस अटैक के लिए AR स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि रैली 6:05 पर शुरू हुई। 6:11 पर ऑडियंस में से कुछ लोगों ने उस गनमैन को रूफटॉप पर स्पॉट भी किया था और चिल्लाना स्टार्ट किया, He has got a gun। कुछ समय बाद गोलियां चली। एकदम लास्ट मिनट ट्रंप ने अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट किया, जिसकी वजह से उनके राइट कान को गोली छूकर निकल गई और सिर्फ एक गोली नहीं चली, 5 राउंड्स के लिए शूटिंग होती रही। इसमें रैली में आए हुए 2 लोग घायल हुए और एक इंसान की जान भी गई। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है पता? जिस दिन ट्रंप पर यह अटैक हुआ उसी दिन कुछ ही समय पहले जो बाइडेन ने ऐसे असॉल्ट वेपन्स के बारे में ट्वीट भी किया था। उनके डेंजर्स के बारे में लोगों को वार्न करने की कोशिश की थी। ये टाइमिंग काफी सस्पिशियस लगता है। वैसे ही टकर कार्लसन नाम का एक जर्नलिस्ट है, उसने ये प्रेडिक्शन भी किया था। So if you begin with criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work. What's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination, obviously. पिछले साल जब उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था तो उस थियोरी को बेसलेस कहा गया था, लेकिन अब ये थियोरी इतनी बेसलेस लगती नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीछे ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, यहाँ काउंटर स्नाइपर्स तैनात थे, जिन्हें आप इस वीडियो में स्पॉट भी कर सकते हैं। इन काउंटर स्नाइपर्स का काम ही ये होता है कि अगर उन्हें कोई थ्रेट दिखे तो सीधा उसे शूट करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप के किस्से में ये स्नाइपर सही डायरेक्शन में देख तो रहे थे, फिर भी उसने अटैकर को पहले स्पॉट नहीं किया। ट्रंप को शूट करने के बाद उस अटैकर पर गोली चलाई और उसे मार दिया गया। जैसे ही गनमैन को मार दिया गया, ट्रंप को सिक्योरिटी वहां से ले जाने लगी, जहां ट्रंप ने ये आइकॉनिक जेस्चर किया, लुक आई स्टे इन इंडिया। मुझे पता है कि ट्रंप हो या बाइडेन, उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। तो एज एन इंडियन मुझे ना ही बाइडेन से लगाव है और ना ही ट्रंप से। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर ये देखकर हैरानी होती है कि इतना सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच होने के बाद खुद को गोली लगने के सेकंड्स बाद कोई ऐसे खड़ा कैसे हो सकता है। अब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि क्या वो गनमैन अकेला काम कर रहा है या फिर उसका कोई साथी भी है। उस गनमैन को मारने के बाद भी कोई दूसरा ट्रंप पर अटैक कर सकता था। इसमें ट्रंप की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे खड़े रहे और उन्होंने ऑडियंस को कहा, फाइट फाइट फाइट। ये एक आइकॉनिक फोटो होने वाला है और इसका अमेरिका के इलेक्शंस पर इंपैक्ट होगा जरूर। ये एक फैक्ट है। फिर आपको ट्रंप अच्छा लगे या ना लगे, इस इंसिडेंट्स के बाद ये सवाल मन में आता है कि क्या ये एक्चुअली एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था या एक पॉलिटिकल स्टंट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुद पर ही अटैक करवा के सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेगा, क्योंकि निशाना उसकी छाती पर नहीं था जहां पर कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना जा सकता है। अटैक सीधा उसके सर पर हुआ था, यानी अगर ट्रंप थोड़ा सा हेड टिल्ट नहीं करता तो उसका भेजा उड़ जाता। लेकिन इस फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस फोटो पर लोग क्या कहते हैं, देखिए। उनकी विल पावर की, उनकी पैशन की तारीफ हो रही है। इस अटैक के बाद दुनिया भर के लीडर्स ने इस अटैक की निंदा की। यहां तक जो बाइडेन ने कहा कि देयर इज नो प्लेस फॉर सच वायलेंस इन डेमोक्रेसी। ट्रंप को एक मसीहा बनाया जा रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का सिलसिला बहुत ही लंबा चला आया। चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। 14 अप्रैल 1865 को एब्राहम लिंकन, 2 जुलाई 1881 को जेम्स गॉफिल्ड,
6 सितंबर 1901 को विलियम मैकिनली, 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी। ऐसे कई प्रेसिडेंट्स को जान से मारा गया है। इसी तरह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश जैसे प्रेसिडेंट्स पर जानलेवा अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन ये अटैक्स फेल हो गए। अमेरिका की हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स और प्रेसिडेंट इलेक्ट्स को मिलाकर ऐसे 15 अटैक्स हुए हैं। इसी बेसिस पर कैंपेनिंग के समय सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर कहाँ हुआ? यहाँ कई सारे सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई ग्राउंड कंट्रोल। ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जब भी होते हैं तो हाई ग्राउंड या फिर कोई भी टॉल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर सिक्योर किया जाता है जहां सिक्योरिटी होती है, और किसी को भी यहां जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि हाई ग्राउंड से एक क्लियर व्यू दिखता है और यहां से अटैक किया जा सकता है। लेकिन गनमैन अपने वेपन के साथ इस व्हाइट रूफटॉप पर पहुंच पाया। सेकंड सिक्योरिटी फेलियर था चेकिंग। ऐसे इवेंट्स में अटेंड करने वाले लोग गन्स कैरी नहीं कर सकते। मैग्नेटोमीटर्स यानी वही मशीन जो आप एयरपोर्ट्स पे वगैरह देखते हैं, वैसे मशीन से चेकिंग होती है। लेकिन फिर भी इन सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अवॉइड करके गनमैन अपनी पोजीशन ले पाया। थर्डली, इवेंट के बाद सीक्रेट सर्विस जो ट्रंप के सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थी, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आया। यानी लगता है कि कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश हो रही है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि गनमैन की पोजीशन उनके सिक्योरिटी पेरिमीटर के बाहर थी और इसीलिए वो एरिया चेक नहीं हुआ। बट क्या ये एक्सक्यूज वैलिड है? FBI इस बात का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है जिनमें इन सारी बातों की जांच भी होगी। थॉरो इन्वेस्टिगेशन में ये भी चेक होगा कि क्या इसमें किसी इनसाइडर का हाथ था। अब ये एक वाइल्ड थियरी है, लेकिन इस वीडियो को देखिए। यहां शूटिंग होने पर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन एक औरत बिल्कुल शॉक नहीं होती। वो सीधे अपना फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगती है, मानो कि उसे पता ही था कि क्या होने वाला है और वो रेडी ही बैठी थी। लेकिन इन सारी बातों में एक इंपॉर्टेंट बात मिसिंग है, और वो है शूटर का मोटिव। इस गनमैन का मोटिव क्या था? वेल, लॉन्ग आंसर शॉर्ट, FBI कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और चांसेस आर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर भी उसका असली मोटिव सामने ना आए। FBI शायद इस बात को सीक्रेट ही रखेगा या फिर असली सच अल्टीमेटली हमसे छुपाएगा। लेकिन कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है उसके टी शर्ट से। थॉमस क्रुक्स डेमोलिशन रैंच नाम के एक यूट्यूब चैनल का टी शर्ट पहने हुए था। ये चैनल पर्टिकुलरली गन्स को रिव्यू करता है, जिनमें कई सारे असॉल्ट राइफल्स भी होते हैं। गन लॉज अमेरिका में काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अमेरिका के 1/3 लोगों के पास गन होती है। 2018 का डेटा कहता है कि अमेरिका में 319 मिलियन गन्स है। लेट मी रिमाइंड यू कि 2018 में अमेरिका का पॉपुलेशन कुछ 300 मिलियन था, यानी अमेरिका में इंसानों से ज्यादा बंदूकें हैं। इनफैक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट में उनके सिटीजन्स को राइट टू बेयर आर्म्स यानी गन्स रखने का हक दिया हुआ है। इसी वजह से 2021 में अमेरिका में 48,000 से ज्यादा लोग गन रिलेटेड इंजरी से मरे थे। 2023 के एक साल में अमेरिका में 630 मास शूटिंग्स हुई, यानी ऑन एन एवरेज हर दिन 2 मास शूटिंग्स होती हैं। पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो कंसिस्टेंटली 4 सालों से 600 से ज्यादा मास शूटिंग्स हुई हैं। ये नंबर एक डेवलप्ड देश के लिए काफी कंसर्निंग है। इसी बेसिस पर जो बाइडेन ने पिछले साल यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक्स प्रपोज किए। अगर आपको अमेरिका में गन खरीदनी है तो आप एक लाइसेंस्ड फायरआर्म सेलर के पास गए तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स के लॉज अलग अलग हैं। आपकी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री क्या है, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये बातें चेक होती हैं। लेकिन अमेरिका में लाइसेंस्ड फायरआर्म सेलर्स भी हैं और अनलाइसेंस्ड फायरआर्म सेलर्स भी। राइट नाउ यूएसए में 80,000 लाइसेंस्ड फायरआर्म सेलर्स हैं। अगर आप उनसे गन लेते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा। लेकिन ATF के डायरेक्टर कहते हैं कि कई फायरआर्म्स डीलर्स रजिस्टर करते ही नहीं। अब जिस गन से ट्रंप पर अटैक हुआ, वैसे ही एक गन को 2019 में हैरिस नाम के एक 19 साल के लड़के ने खरीदने की कोशिश की थी। एक लाइसेंस्ड फायरआर्म सेलर ने बैकग्राउंड चेक करने के बाद उसे ये गन देने से इनकार कर दिया था। हैरिस ने यही गन एक अनलाइसेंस्ड वेंडर से खरीदी और फिर एक स्कूल में फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई। गन वायलेंस अमेरिका में एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब इस 20 साल के गनमैन ने पर्टिकुलरली अटैक के समय गन्स की बात करने वाले यूट्यूब चैनल का टी शर्ट पहना, तो आई फील ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज। ये मैसेज क्या हो सकता है? क्या ये एक वार्निंग हो सकती है कि गन्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज लाओ, या फिर एक मैसेज कि हर अमेरिकन गन्स चाहता है? फिलहाल कोई क्लैरिटी है ही नहीं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के और बाइडेन डेमोक्रेट। रिपब्लिकन्स गन्स के बारे में रिलैक्स है, वेराज डेमोक्रेट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं।
यानी जो पार्टी गन्स खरीदते समय बैकग्राउंड चेक को और स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती, उस पार्टी के कैंडिडेट को गन से मारने की कोशिश हुई है। मतलब हो क्या रहा है? इन द एंड आई बिलीव इस अटेम्प्ट के बाद कई अमेरिकन के लिए ट्रंप एक हीरो बन जाएंगे और अगले इलेक्शन में उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब लोग यही सोचेंगे कि अरे कोई ट्रंप को मारना चाहता है, मतलब ट्रंप सच में कुछ अच्छा करना चाहता है। सिंपैथी की लहर आएगी। इस अटेम्प्ट से वो लोग जो फेंस सिटर्स थे, जो श्योर नहीं थे कि किसे वोट करना है, वो काफी श्योर हो जाएंगे। इसका इंपैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर होगा जरूर। ट्रंप ने ऑलरेडी कहा है कि जो लोग डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं वो उन्हें पनिश करेंगे। यानी अगर ट्रंप चुन के आते हैं तो ब्रिक्स जो भी प्लान्स कर रहा है उन पर इंपैक्ट होगा जरूर, और ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनका इमिग्रेशन की ओर, उनका वॉर की ओर देखने का नजरिया काफी अग्रेसिव है। वीडियो के एंड में मेरा एक सवाल अमेरिका से, जब भारत में कुछ गलत होता है, मणिपुर में, यूपी में या फिर दिल्ली में, हमेशा भारत को लेक्चर दिया जाता है, पूछा जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में तो नहीं। जब हमारे ऑपोजिशन के नेता जेल जाते हैं तो इसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जब वेस्ट में ऑपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को गोली से मारने की कोशिश होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? इस इंसिडेंट से हमें यही समझ आता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती। अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स हैं और भारत में भी प्रॉब्लम्स हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज अमेरिका एक सुपर पावर क्यों है, जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखे बगैर कनाडा मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।